हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, मजे में? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश। प्रकाश अब हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस वीडियो के माध्यम से बेसिक से लेकर के हाई स्कूल यानी कक्षा 10 तक के लेवल तक के जितनी भी प्रकाश से संबंधित जानकारियां हैं सब के सब हम लोग बटोर लें, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें दिक्कत ना महसूस हो। मैक्सिमम हाई स्कूल के लेवल तक ही सभी परीक्षाओं में प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रकाश एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। इससे संबंधित जितनी भी दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं के उदाहरण भी आप देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनिए। और चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए इसे कम से कम 2 या 3 पार्ट में हमें बनाना होगा। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप सभी पार्टों को ध्यान से देखिए ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है प्रकाशिकी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो अब देखिए प्रकाशिकी क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। क्या भाई? प्रकाश का अध्ययन। तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। अब बात आती है कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हमें देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। कौन सी बला का नाम है भाई? प्रकाश। दूसरा हम पढ़ेंगे, अच्छा प्रकाश के बारे में जब हम जान जाएंगे तो फिर हम ये भी जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, इसका नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या हैं। तो हम प्रकाश के गुण या प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति में ही बहुत सारे गुण होते हैं इसके। जैसे प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश अपवर्तन होता है। फिर अगला गुण है इसका प्रकीर्णन। परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन। प्रकीर्णन को स्कैटरिंग। उसके बाद आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक गुण है इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको शॉर्टकट में TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद अगली जो गुण है प्रकाश का उसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसके बाद हमें पढ़ना है विवर्तन। विवर्तन पढ़ना है, फिर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ना है। इतने सारे गुण होते हैं प्रकाश में। इन सभी गुणों के बारे में हमें डिटेल में
पढ़ना है कि क्या क्या मतलब है, प्रकाश के परावर्तन का क्या मतलब है, अपवर्तन का क्या मतलब है, प्रकीर्णन का क्या मतलब है, PIR क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा इसमें अगला टॉपिक आएगा वो आएगा दर्पण। दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण के बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, और लेंस के बाद हम लोग लास्ट में मानव नेत्र पढ़ेंगे। हालांकि ये बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन चूंकि हम प्रकाश पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे और लेंस भी पढ़ लेंगे, तो लेंस पढ़ने के साथ साथ ही हम मानव नेत्र भी यहीं पर समाप्त करेंगे। तो टोटल इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है, और ये हम 2, 3 या 4 क्लास लगेंगे इतनी चीज़ें हमको पढ़ने में। तो बहुत ही आराम से हम इसका अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा इतना सिलेबस है प्रकाशिकी के अंदर, इतने से ही क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो RO का पेपर हो, ARO का पेपर हो, UPSC का पेपर हो, चाहे PCS लेवल का पेपर हो, चाहे आपके 6, 7, 8 और 9, 10 का पेपर हो। हम 11, 12 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल तक में इतने से यही सिलेबस है, हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश क्या है भाई? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यही परिभाषा अभी तक हम लोग जान रहे थे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये परिभाषा आपको याद है। अब हम लोग कहेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश विकिरण है। प्रकाश क्या है? विकिरण है। और कैसा विकिरण है? तो विकिरण भी दृश्य विकिरण है। जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। हम क्या कहेंगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। विकिरण क्या होता है? तो विकिरण होता है ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के पहुंचना, बिना किसी माध्यम के पहुंचना, ये क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। तो अब से हम कहेंगे कि विकिरण यानी प्रकाश यानी दृश्य विकिरण, प्रकाश को ही हम दृश्य विकिरण कहते हैं। और दृश्य विकिरण ऐसे विकिरण जिनका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश कहलाते हैं। वास्तव में देखो, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। हम कहते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है, सूर्य से ही लाइटें आती हैं। तो जो सूर्य से लाइटें आती हैं, तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को ही हम विकिरण कहते हैं। हमने क्या कहा कि विकिरण है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विकिरण। तो सूर्य से केवल दृश्य विकिरण ही नहीं निकलते, सूर्य से बहुत प्रकार के विकिरण निकलते हैं, बहुत प्रकार के विकिरण निकलते हैं। लेकिन जो हमें दिखाई पड़ता है वो सिर्फ दृश्य विकिरण होता है, जिसका एंगस्ट्रॉम, जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देखो, जैसे मान लो कौन कौन सी रेज निकलती हैं। देखिए, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनमें सबसे पहले होता है गामा किरणें।
फिर क्या होता है, एक्स किरणें होता है, फिर क्या होता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, फिर यूवी किरणें, फिर क्या होता है, दृश्य विकिरण, और फिर इसके बाद जो होता है वो होता है इंफ्रारेड और रक्त विकिरण और रक्त किरणें, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर उसके बाद रेडियो वेव। तो इतनी किरणें निकलती है और हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है दृश्य विकिरण। इसी दृश्य विकिरण को हम कहते हैं प्रकाश। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसा विकिरण जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम हो या 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगी, उनको हम दृश्य विकिरण नहीं कह सकते। ये तो थी छोटी सी बात कि विकिरण क्या होता है और उसका एंगस्ट्रॉम क्या, मतलब उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ये फिर से शुरू करते हैं। प्रकाश बहुत ही वास्तव में एक एक वैज्ञानिक आते गए और प्रकाश के बारे में बताते गए। तो प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, हमें वो भी जान लेना जरूरी है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश के महत्वपूर्ण सिद्धांत, कैसे कैसे प्रकाश की यात्रा आगे बढ़ी, लोगों ने कैसे कैसे प्रकाश को समझा, हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन बाबा आए। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उन्होंने एक कणिका सिद्धांत दिया। इनके अनुसार प्रकाश जो है, प्रकाश एक कण, इनके सिद्धांत का सिर्फ यही मतलब है कि इन्होंने प्रकाश को क्या माना, एक कण माना। उसके कुछ दिन बाद एक और वैज्ञानिक आए, इनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने तरंग का सिद्धांत दिया, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने क्या कहा, नहीं भाई प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश क्या है, तरंग है, प्रकाश तरंग है। हाइगेंस के बाद एक और व्यक्ति आए, इनका नाम था मैक्सवेल, वही ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर भाई, उसको मत समझ लेना। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि भैया प्रकाश न कण है न तरंग है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सबसे पहले न्यूटन बाबा आए, इन्होंने प्रकाश को एक कण माना, उन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक कण है। उसके बाद हाइगेंस साहब आए, तो हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरंग है। इसके बाद मैक्सवेल साहब आए और मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि क्या कहते हैं प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और सबसे लास्ट में सबसे आधुनिक परिभाषा यानी आइंस्टीन साहब ने कहा, आइंस्टीन ने कहा, एक सेकंड, आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश, देखिए यही सबसे आधुनिक परिभाषा है प्रकाश की। तो आप कहेंगे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है। तो अब हम आपको प्रकाश की सबसे आधुनिक परिभाषा, नवीनतम परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में
कहता है प्रकाश ऊर्जा के छोटे कणों के बंडलों के रूप में, मतलब ऐसे छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, इन्हीं के रूप में ऐसे प्रकाश आगे बढ़ता है। तो इन जो छोटे छोटे ऊर्जा हैं, कण जो है, इन्हीं कणों को इन्होंने क्या नाम दे दिया? फोटॉन। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे कणों के बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। तो एकदम सीधी रेखा में गमन करता है और छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा व्यवहार करता है। यह कैसा व्यवहार करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा व्यवहार करता है। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश के बारे में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले न्यूटन ने कहा नहीं, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण है। फिर उन्होंने हाइगेंस साहब आए, हाइगेंस ने प्रकाश को एक तरंग माना। फिर मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने लास्ट में एक निचोड़ निकाला कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के तरीके से व्यवहार करता है। यानी इन्होंने इनका भी कहना मान लिया और न्यूटन साहब का भी कहना मान लिया। तो अगर आप मेरे शब्दों में जानना चाहें प्रकाश क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश एक कण के जैसा भी व्यवहार करता है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है। और यही चीज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हाई स्कूल के लेवल तक आप प्रकाश को एक कण मान करके चलेंगे, एक रे मान करके चलेंगे, और जैसे ही क्या कहते हैं इंटर में आप पहुंचेंगे 11-12 में, तो आप प्रकाश को वेव मान करके पढ़ेंगे, जिससे आप प्रकाश के दोनों टाइप के नेचर्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो था प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश के गुण पर। तो प्रकाश क्या है समझ गए? फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रकाश को चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सबसे आधुनिक परिभाषा, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा व्यवहार करता है। इसको किसने कहा था भाई? इसको आइंस्टीन ने कहा था। इनके साथ और भी कुछ वैज्ञानिक थे। तो आइंस्टीन ने ये निचोड़ निकाला कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के गुण। एक एक करके हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला गुण हमने लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, तरंग के रूप में हो, कण के रूप में, जिस रूप में भी आप उसको मान रहे हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा है इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि निर्वात में होता है। तो क्या कहा हमने कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, वैक्यूम। निर्वात का मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में इसकी स्पीड है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से चलने वाला अभी तक कोई पृथ्वी ब्रह्मांड में ज्ञात नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको आप बदलिए, ये हो जाएगा करीब 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गई निर्वात में चाल। प्रकाश की जो प्रकाश की पानी में चाल 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जबकि कांच में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में 2.25
गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में तो गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इससे आपको लग रहा है कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, यानी माध्यम का जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, प्रकाश के चाल भी घटती जाती है। तो निर्वात में सबसे अधिक, उससे अधिक वायु में, फिर पानी में, फिर कांच में। अच्छा, प्रकाश की चाल संबंधी जो खोज की थी वो रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एकदम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि प्रकाश की चाल के बारे में किसने पता लगाया था कि कितनी होती है। तो ये रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट हमने भी बताया कि प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो इसका मतलब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है, और तरंग की प्रकृति क्या है? तो तरंग की प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंग है। ऐसा तरंग है भाई, अनुप्रस्थ तरंग है। जिन्होंने मेरा तरंग का वीडियो देखा था उनको पता होगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लें, क्योंकि तरंग आप जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होती हैं जो श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती हैं, यानी इस टाइप से। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे गति करती हैं, जिसमें ऊपर वाले को हम श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं ना, क्रस्ट और टर्फ। ये अनुप्रस्थ तरंग के जैसा व्यवहार करता है। तो ये तो 3 बातें हो गई कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी तरंग की प्रकृति कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, और ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे बढ़ती चूंकि इनकी तरंग ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती हैं। तो ये किस प्रकार के हो गए? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश का गुण है कि वो कहता है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। तो क्या है भाई परावर्तन? तो परावर्तन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश परावर्तन क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन मतलब लौटना, परावर्तन मतलब लौटना, यानी जब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सुनिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस और चिकनी सतह है, जिसका एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं ताकि ये पारदर्शी न हो, अपारदर्शी। तो कहता है प्रकाश की किरण अगर किसी चिकनी सतह से, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण ऐसे आई चिकनी सतह से, तो यहाँ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी जरूर लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि जितने कोण से आपतित किरण आती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण लौट जाती है। अब देखिए, अब ये सब क्या हम बक रहे हैं, आप कह रहे होंगे, तो आइए समझते हैं। पहला नियम हमने बताया, चिकने अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना।
चिकने अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब दूसरा कहता है देखिए, जो किरण आ रही है ये हमने एक अपारदर्शी माध्यम बनाया, नीचे से हमने इसको पॉलिश कर दिया ताकि प्रकाश की किरण आर पार जा ना पाए। अब ये एक प्रकाश की किरण इस सतह से आकर के टकरा रही है, तो जहां टकराती है वहां पर उस बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं। उस बिंदु पर हम क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। लंब डालने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर अगर हम एक लंब डालें, लंब कहाँ पर डालना है? तो जहां पर प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, तो ये जो लंब डाले इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अंग्रेजी में नॉर्मल, इसीलिए इसको एन से भी डिनोट करते हैं। अब इस नॉर्मल से ही हम आने वाली किरण और लौटने वाली किरण का कोण मापेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो आ रही है किरण प्रकाश की, ये है आई। कितना कोण है? आई। और इस आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतन किरण। अब क्या कहता है परावर्तन का नियम? कि चिकने सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और दूसरा नियम कहता है कि जितने कोण से आती है उतना ही कोण बनाते हुए लौटती है। जितने कोण से आती है उतना ही कोण बनाते हुए लौटती है। यानी मान लेते हैं ऐसे लौटी, और जो लौटने वाली कोण को बोलते हैं परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इस एंगल को, चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आर से प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरा नियम हमारा हो गया एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी हमेशा ये कोण बराबर इसके होगा। अगर प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आ रही है तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री ही होगा। ये हमारा नियम है प्रकाश के परावर्तन का। 90। अब आप कहोगे अगर कोई ऐसे मिरर है, कोई दर्पण है, नीचे से पॉलिश है, शीशा है, इस पर आप 90 डिग्री से प्रकाश की किरण लाएंगे। हमने क्या कहा था कि 90 डिग्री से मतलब जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस हो जाएगी। तो 90 डिग्री से जब आप किरण डालोगे तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। इसलिए कभी आप ट्राई कीजिएगा घर में, नीचे शीशा रखिएगा और वापस ऐसे टॉर्च जलाइएगा एकदम सीधा, तो सीधा ही किरण उस टकरा करके वापस लौटेगी लाइट की। लेकिन अगर आप तिरछा करके टॉर्च उस पर मारते हैं तो किरण दर्पण से टकरा करके उधर की ओर भागेगी। जितने एंगल से आपकी लाइट शीशे पे पड़ेगी उतना ही कोण बनाते हुए वो उधर निकल जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का नियम अगर आपसे पहले तो आपसे पूछे परावर्तन क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी चिकने अपारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर परावर्तन का नियम पूछे तो नियम में, परावर्तन के नियम में पहला नियम कहोगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम आपसे पूछे तो आप कहोगे आपतित किरण अभिलंब आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो हमने क्या कहा, देखिए आपतित किरण और आपतित किरण,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। देखिए ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो दो ही नियम है। अगर आपसे परावर्तन का नियम पूछे, खाली नियम पूछेगा तो आप बताओगे पहला नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम कि तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कौन कौन से तीनों? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। और अगर आपसे पूछे परावर्तन क्या होता है तो आप ऊपर परिभाषा बताओगे कि जब प्रकाश की किरण चिकने या पारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्या कहते हैं? हमारा गुण है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम भी यहाँ लिख दिया है हमने कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाती हैं और विरल माध्यम से सघन में जाने पर अभिलंब के पास आ जाती हैं, दूर हो जाती हैं। लिख दें भाई। पास आ जाती है। तब आइए समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये पानी है, नीचे पानी ऊपर वायु, तो दो अलग अलग माध्यम हो गए। एक माध्यम वायु हो गया, इधर क्या है वायु और इधर क्या है पानी। समझिएगा बात को। तो कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण मान लेते हैं एक लाइट ऐसे आकर के यहाँ टकराई, अब ये वायु से पानी में प्रवेश कर रही है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो वास्तव में चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है तो इसको चलना ऐसे चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा, यानी ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। और यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब हमने कहा कि अपवर्तन के नियम, हमने कहा कि ये इधर विचलित हो गई, तो आप कहते कि सर इधर ही काहे विचलित हो गई, उधर भी तो जा सकती थी। तो हमने कहा कि नहीं, इसके लिए भी हमने दो नियम बनाए हैं। अपने मन से ये इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए अपवर्तन का नियम है कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इसके लिए हमने पहला नियम कहा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम पर जाने पर अभिलंब से दूर हो जाती है, और दूसरा कहा विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के पास आ जाती है। तब देखिए माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है? जिसका घनत्व अधिक वो सघन माध्यम, जिसका घनत्व कम वो विरल माध्यम। अब बताओ वायु का घनत्व अधिक होगा कि पानी का? तो आप कहोगे कि पानी का, तो पानी वाला हो गया सघन और वायु वाला हो गया विरल। पानी वाला हो गया सघन और वायु वाला हो गया विरल। अगर मान लो ऊपर पानी हो और नीचे कांच हो, तब इस कंडीशन में तब कहोगे कि सर कांच का घनत्व तो ज्यादा, तो कांच वाला हो गया सघन और पानी वाला हो गया विरल। तो कांच वाला हो गया सघन, पानी वाला हो गया विरल। तो आइए देखते हैं नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन में जाने पर, विरल से सघन में, देखो विरल से सघन में जाना है तो हम दूसरे नियम से उठा रहे हैं, अभिलंब के पास आ जाती है। विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के पास आ जाती है। हम एक आपतित किरण बनाए, हमने कहा जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर अगर आप 90 डिग्री का एक रेखा खींच दें तो क्या हो गया, अभिलंब हो गया, यानी नॉर्मल, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। अब ये कहता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब के पास आ जाती है, यानी इधर की तरफ आ जाएगा। ये घटना क्या हो गई, अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम यहाँ पर देख लीजिए, उल्टा हमने लिख दिया।
अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अब मान लो लाइट रेज इधर से आ रही थी, अब की बार पानी के अंदर से जा रही है, लाइट ऐसे गई तो जाना इसको कैसे चाहिए था, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, ये सघन था, सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब ये है तो ये अभिलंब से और दूर जाएगा, तो ऐसे न जाने के बजाय ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। इसे ही कहते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसमें एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। आई क्या होता है, तो आपतित कोण, यानी जो ये एंगल है इसे आई कहते हैं, अपवर्तित कोण यानी रिफ्रैक्टेड एंगल इसे आर कहते हैं। हमेशा आपतित कोण और अपवर्तित कोण का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक नियतांक होगा, जिसे हम n से भी डिनोट करते हैं और इसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए अपवर्तन के दो बहुत ही फेमस उदाहरण, गिलास में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखना और पानी में रखी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर देखना। तो ये तो अपवर्तन का नियम था। अब इसके बाद हम प्रकाश के कुछ और भी गुण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सबक है।